पर्वतों से कह दो छोड़ दे वो नादानियां, कांटों से कह दो छोड़ दे अपनी फितरत, हमें तो उस पार जाना ही है, छोड़ नहीं सकते हम अपनी ये हट। यही डिटर्मिनेशन होती है एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी की। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विवेक त्यागी साहब। डॉक्टरों ने इन्हें मानसिक रूप से कमजोर घोषित कर दिया था, लेकिन आज ये इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी या यूं कहें कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की दुनिया में बहुत बड़े नाम माने जाते हैं। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं विवेक त्यागी साहब का। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, करेक्ट? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, माता पिता क्या करते थे, कुछ बताइए शुरुआती दिनों के बारे में। जी, मेरी पढ़ाई रतलाम से रही है। जी। और एकेडमिक्स में मैं कभी भी अच्छा नहीं रहा हूँ। अच्छा। ऊपर से एक किस्सा हुआ कि जब मैं दो तीन साल हुए मुझे स्कूल जाते जाते, या जब 4-5 साल का था, तो मेरे सर पे एक बहुत मेजर इंजरी हुई। अच्छा। उसका बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला। तो डॉक्टर ने मेरे पेरेंट को सलाह दी कि इसका पढ़ाई में इसका ध्यान इतना नहीं रहेगा और ना इसको प्रेशराइज करना है पढ़ाई के लिए, थोड़ा सा ये कमजोर रहेगा। तो सेम मैसेज कम्युनिकेट करा मेरे पेरेंट्स ने अपने टीचर को कि इसको प्रेशराइज नहीं करना है जी। तो एक तो मैं पहले ही पढ़ने में बिल्कुल ठीक नहीं था, ऊपर से ये हो गया। ऊपर से मैंने इसका भी एडवांटेज लिया। तो थ्रू आउट द एकेडमिक्स मैं कभी अच्छा नहीं रहा। मैंने हमेशा बिलो एवरेज परफॉर्म किया, 40-45% या हाईएस्ट 50% आप जिसको बोलेंगे, उसके ऊपर मैं कभी नहीं जा पाया। गए नहीं है उसके ऊपर मैं कभी नहीं गया। इस बारे में हम बहुत बातें करने वाले हैं और इसके बाद इन्होंने क्या किया उसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो हमने आपकी जीवन पे तैयार किया है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में जन्मे विवेक त्यागी बहुत ही साधारण परिवार से हैं, लेकिन आज ये भारत की कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बाजार के प्रसिद्ध नाम हैं। विवेक त्यागी भारत की एक मशहूर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी ट्राइफेड रिसर्च के एमडी हैं। इंदौर में स्थित ये कंपनी हर पल हजारों लोगों को निवेश के बारे में सलाह देती है। विवेक किशोरावस्था से ही शेयर बाजार की ओर आकर्षित हुए और 100 रुपए लेकर इस बाजार में उतरे। शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट बाजार को समझा और फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने शेयर के बारे में सलाह देने वाली कंपनी खोली। आज तो ये कंपनी भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक जानी मानी कंपनी है। विवेक, आपने अपने पिताजी के बारे में बात किया, कुछ बताइए शुरुआत कैसे हुई, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, माता पिता क्या करते थे वगैरह वगैरह। फादर पुलिस में थे। अच्छा। मुझसे बड़ा एक भाई है, मुझसे बड़ी एक सिस्टर है। अच्छा अच्छा। ये आपने जो बात की चोट की, इसके हम बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन जो एक नटखट पना था आपके अंदर, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप बात करें। सुना है कि कोई जब भी कोई किचन में नहीं होता था तो आप जाके फ्रिज में से सामान चुरा लेते थे। तो ऐसा क्या चुराते थे आप? बचपन में कुछ भी घर में नई डिश बनी जी, तो जॉइंट फैमिली है और थोड़ा सा ऐसा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। अच्छा। कि सबको इतना 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 ही मिलना है। हाँ। तो मैं और मेरा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा है जी, तो देखते थे जब मम्मी नहीं है किचन में। हाँ। या कुछ और काम कर रही है तो एक किचन के बाहर खड़ा होता था। अच्छा। और दूसरा उस पर हाथ साफ करता था। फिर हाथ साफ करने के बाद हम दूसरे रूम में ले जाके खाते थे उसको 50-50 डिवाइड करते थे। अच्छा। और फिर लड़ते थे कि तेरा कितना हिस्सा और मेरा कितना हिस्सा है इसमें। और तो मतलब बेसिकली इससे पहले कि कोई और खा जाए आप लोग वहां से हम लोग उसको साफ करते थे। तो रखवाली कौन करता था और अंदर कौन जाता था? अंदर में आता था। अच्छा। रखवाली भैया करता था और बाद में फिर लड़ते थे उस चीज के लिए कि ज्यादा एफर्ट किसकी लगी है। और इस पे आपको डांट नहीं पिटती थी मम्मी से? पता ही नहीं चलता था। अच्छा, पता ही नहीं चलता, इसका ब्लेम किसी और पे जाता था। इसके बाद आपके साथ में एक घटना घटी थी विच एक्चुअली चेंज्ड योर लाइफ। डॉक्टर्स ने कहा कि ये मानसिक तौर पे काफी कमजोर है। वो कैसे हुआ, क्या कुछ बताइए उस घटना के बारे में। देखिए, जब छोटा था मैं 3-4 साल था, तब मुझे सर पे चोट लगी थी। क्या हुआ था? मैं खेल रहा था और मेरे सर पे आके ईंट गिर पड़ी थी। ईंट गिर पड़ी थी? Oh my God। तो पूरा सर फट गया था। उसके बाद कुछ 10-12-15 साल तक मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहा, तो कोई प्रेशराइज मुझे करता नहीं था। लेकिन जब थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सभी से एक्सपेक्टेशन होती है कुछ ना कुछ, पेरेंट्स को तो एक्सपेक्टेशन थी,
लेकिन मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए छोटी मोटी, तो अपना सर्वाइव कर पाए, क्योंकि मैं इतना साउंड नहीं था, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ, पहले तो मैंने एडवांटेज लिया इस चीज़ का, मैंने इस चीज़ का गलत एडवांटेज लिया, जो मुझे पेम्पर मिल रहा था एडिशनल, उसका मैंने गलत एडवांटेज लिया। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहा है, मुझसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। तो फिर मैंने डिसाइड किया मुझे कुछ करना है। तो उसमें आपको बुरा लगा होगा कि मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं रखा। हाँ, बुरा उनकी तरफ से वो सही था, मुझे एक्स्ट्रा पेम्पर करना चाहिए था, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो मुझे पेम्पर करा है उसको मैंने गलत एडवांटेज लिया है उस चीज़ का। अब मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया, मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए करा, उसके बाद फिर मैंने एमबीए करा। 12th के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था इस चीज़ को, मुझे एमबीए करना है, क्योंकि ये बात है 2000-2003 की, उस टाइम पे एमबीए का क्रेज हुआ करता था। जी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे एमबीए करना है, इसलिए मैंने बीबीए में इनरोल हुआ, फिर मैंने एमबीए करा, और एमबीए करने के बाद फिर मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया। तो मतलब बेसिकली ये चोट लगने की वजह से आपने पहले तो उसे इस्तेमाल किया, और फिर आपने ये ठान ली कि नहीं, अगर किसी का एक्सपेक्टेशन है ही नहीं तो मुझे खुद ही को कर दिखाना पड़ेगा। आई थिंक तालियां बनती हैं इनके लिए। दोस्तों, विवेक जैसा इन्होंने खुद कहा, पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, किसी तरह खींच तान के अपनी पढ़ाई पूरी की, बीबीए भी किया, उसके बाद एमबीए भी किया, लेकिन इस बीच इन्हें किसी एक चीज की लत लग गई थी जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। ये कौन सी लत थी और इसने आपकी जिंदगी को कैसे तब्दील कर दी? देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन में था जी, तो मेरे कॉलेज के पीछे एक स्टॉक ब्रोकर का ऑफिस हुआ करता था। अच्छा। तो मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों वहां जाके बैठना स्टार्ट किया। हमने देखा स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टिल इन कॉलेज? कॉलेज, बीबीए के टाइम पे, ग्रेजुएशन की बात है, जब मैंने 12th पास आउट किया था। तो हम जाके बैठने लगे कि मार्केट में काम कैसे होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, प्रॉफिट कैसे मिलता है। हम देखते थे लोगों को कमाते हुए, उस वक्त जेब में 100-200 रुपए हुआ करते थे, और हम देखते थे कोई आदमी आता है, 2 घंटे ट्रेड करता है, 5-10 हज़ार रुपए कमाता है और घर चला जाता है। तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी ये चीज कि 2 घंटे में कोई कैसे 5-10 हज़ार कमा सकता है, जब हमको 100-200 रुपए पॉकेट मनी के लिए मिलते थे। तो हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, कहीं से फंड अरेंज करे, ब्रदर से कुछ लिया, मेरे फ्रेंड ने अपने ब्रदर से कुछ लिया, तो कुछ फंड अरेंज करे, और पूरा टाइम कॉलेज का हम उस ब्रोकर के यहाँ इन्वेस्ट करते थे। अच्छा। कॉलेज बंक करा। तो मतलब आप जब बीबीए पढ़ रहे थे तभी से आपने ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था? तभी से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फिर यही लत कंटिन्यू रही। जब मैं एमबीए में गया तो कॉलेज ने लैपटॉप प्रोवाइड करा था, सबसे पहले हमने उसके ऊपर ट्रेडिंग टर्मिनल डाला। अच्छा। और सबसे पीछे वाली सीट पे बैठते थे। मतलब ये आपका पैशन बन गया? मेरा पैशन बन गया, लत लग गई थी मुझे इस चीज की। कॉलेज में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठते थे, क्लास में लेक्चर चलता था और मैं पीछे बैठ कर ट्रेड करता था। अच्छा। तो कंटिन्यू रहा ये। लेकिन जब मैं एमबीए कर रहा था, 3rd सेम में था, तब ये चीज क्लिक हो गई थी कि मुझसे इसके अलावा और कोई काम नहीं होना है। मतलब वो मेरा शौक बन चुका था, क्यों ना उसी को अपना प्रोफेशन बनाया जाए। तो ये डिसाइडेड था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ करना है, क्या करना है, ये मुझे क्लियर हो गया था। दोस्तों, ये कहानी इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आप लोगों को, इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों को ये लगे कि पीछे बैठने से आपकी तरक्की होगी, लेकिन इसलिए क्योंकि आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका पेट सब्जेक्ट या आपका पेट प्रोफेशन या आपका पैशन क्या होना चाहिए, और उसी पैशन को फॉलो करते करते आप किसी ना किसी दिन सूनर और लेटर सेल्फ मेड जरूर बनेंगे। उसके बाद आपने खुद की कंपनी खोल दी। मैंने 2-3 महीने कंपनी का नाम क्या है सर? ट्रिफिट रिसर्च। ओके। और ये आपने अकेले खोली या दोस्तों के साथ खोली थी? इनिशियली हम 3 पार्टनर थे। जी। 2010 में हमने ट्रिफिट रिसर्च को स्टार्ट किया था। बहुत छोटा सा ऑफिस था, हम 3 पार्टनर काम करते थे, उसके अलावा एक ऑफिस बॉय था हमारे पास में। अच्छा। सिर्फ 4 लोग हम ऑफिस में काम करा करते थे। जी। शुरुआत के 1-2 साल कुछ बहुत अच्छे रहे, उसके बाद फिर बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इनफैक्ट हम लॉस बियर कर रहे थे बिजनेस के अंदर। तो फिर वो एक टाइम था जब वो ट्रिगर हुआ कि अब यार इस प्रोफेशन में हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त हम 3 पार्टनर हुआ करते थे। ये ट्रेडिंग ही करते थे अभी आप? उस वक्त इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का था। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी? हाँ, कुछ 50-60 क्लाइंट हमारे पास हुआ करते थे, तो उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दिया करते थे। थोड़ा बताइए इसको विस्तार में कि ये क्या होता, क्या मतलब आप किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उसमें आपको रिटर्न्स क्या मिलते थे, कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। 2 तरह की इंटरमीडियरीज होती है मार्केट में। एक ब्रोकर होता है जो आपको ट्रेड करवाता है, और एक होता है एडवाइजर। एडवाइजर आपको ये एडवाइस करता है कि कहाँ ट्रेड करना है। अच्छा। मार्केट में आज लाखों शेयर हैं जो अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन आज कौन सा अप होने वाला है, कौन सा डाउन होने वाला है, किस टाइम पे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये एडवाइस करने का काम होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का। तो ये हमारा प्रोफेशन है। विवेक, आमतौर पे ये सुना जाता है कि जो बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं वो हमेशा ऐसी होती हैं कि यार इसका स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया, अरे बाप रे इसका ये तो कंगाल हो गया। एक आध बार शायद किसी का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है लोगों को, आम लोगों को, कि भाई स्टॉक मार्केट में तो लॉन्ग रन में डूबने वाला पैसा? ये सच है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट में पैसा बाहर से नहीं आता है।
एक बायर और एक सेलर है, एक का प्रॉफिट होगा एक का लॉस होगा। तो अगर आज किसी को 10,000 रुपए का लॉस हुआ है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो जैसा किसी की जेब में गए हैं, किसी को प्रॉफिट भी हुआ है, तो 50% लोग मार्केट में गवाएंगे और 50% लोग मार्केट में कमाएंगे, ये तो कंफर्म है। अब आप कौन से 50% में हो ये आपको डिसाइड करना है। तो आप वहां पे दैट्स वेयर यू कम इन, यस, टू गिव देम करेक्ट एडवाइस। अगर आप ये बोलते हो मार्केट में कोई नहीं कमाता है, तो मैं श्योरिटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि हमारा क्लाइंट कमाता है, हमारा क्लाइंट उस 50% में है जो कमाता है। तो ये जो आपने कहा कि ये 20-25 लोग आपने जब हायर कर लिए थे, उसके बाद एक डिप आया था, डिप आया आपके काम में, उसके बाद क्या किया आपने? देखिए हुआ क्या, इनिशियली सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम लोग 3 पार्टनर थे, फिर सडनली कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो सबसे पहले एक पार्टनर ने क्विट करा, उसके बाद हम 2 लोगों ने कंपनी को कंटिन्यू करा, फिर जो मेरे रिमेनिंग पार्टनर थे, सेकंड पार्टनर, उन्होंने भी क्विट करा। अच्छा। उसके बाद मैं अकेला बचा था, उनका भी ये मानना था कि इस बिजनेस में, इस मॉडल में इतना पोटेंशियल नहीं है जो हम देख रहे हैं। अब मेरे पास उस टाइम पे 2 ऑप्शन थे, या तो मैं भी क्विट कर दूं, उस वक्त मेरी एज थी 22 साल की, तो क्विट करने में दिक्कत ये थी कि मुझे इसके अलावा और कुछ आता नहीं था। मैं अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, मैंने अपने पूरे 5 साल जो कॉलेज के थे वो इसी में लगा दिए थे। तब मैंने फिर ये डिसाइड करा कि मुझे किसी और प्रोफेशन में तो मजा आएगा नहीं, ना मैं अपना 100% दे पाऊंगा, जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा उस प्रोफेशन को, तो बेटर मैं इसी को कंटिन्यू करूं, प्रॉब्लम्स आएगी देखी जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आपका विजन बहुत बड़ा है तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम की विजन से छोटी लगने लगती है आपको, और अगर आपका विजन छोटा है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में डराती है और बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी बात कही आप, बहुत उम्दा बात कही आपने। तो मैंने फिर उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करा। उस टाइम बहुत लिमिटेड क्लाइंट थे हमारे पास, कुछ 50-60 क्लाइंट होते थे और 20 से 25 हमारे पास में एम्प्लॉयज हुआ करते थे। आज 5-6 साल बाद ये कंडीशन है कि हमारे पास मोर देन 500 एम्प्लॉयज हैं। 500 एम्प्लॉयज हैं जो पैन इंडिया और इंडिया के बाहर क्लाइंट को एडवाइस देते हैं, और आज हमारे पास मोर देन 15,000 लाइव इन्वेस्टर हैं जो हमारी टिप्स पे ट्रेड करते हुए इन्वेस्टमेंट। क्या बात है, क्या बात है। इनकी कंपनी पर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आइए देखते हैं। ट्राइफिड रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है। ट्राइफिड रिसर्च कैपिटल बाजार के हर प्रोडक्ट और उसकी हलचल पर हमेशा नजर रखती, उनका विश्लेषण करती और उसके आधार पर अपने कस्टमर्स को निवेश करने की सलाह देती है। ये सलाह कस्टमर के प्रोफाइल से भी जुड़ी होती है। He's really a kind of person that he always try to motivate me, always try to how to deal with the client, how to deal with the people, and how to always motivate with your teams. Very cool-minded person, very cool temperament, because I never saw him getting angry on any employees like that. 10 out of 10 times मैंने देखा है कि जब भी उन्होंने कोई सॉल्यूशन दिया और हमें लगा कि शायद ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, एट द एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। विवेक, एक सवाल जो मैं भी पूछना चाहता हूं आपसे कि आम आदमी जो है वो कैसे निवेश करे स्टॉक मार्केट में? इतना आसान नहीं है, जैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूं तो व्हाट इज द राइट वे टू गेट इन? देखिए, मार्केट में इन्वेस्ट करने के आजकल बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है जिसको बहुत छोटे अमाउंट पे इन्वेस्ट करना है तो SIP वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर किसी को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म का व्यू ले कर सकता है। और अगर उसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो मेरे सजेशन ये रहेगा कि वो पहले सीखे इस चीज को, अगर नहीं आता है तो एक कंसल्टेंट हायर करें। अच्छा, आपको अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर उसको पे करना है, बिल्कुल आपको अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर उसको पे करना है, लेकिन एटलीस्ट आपको सिक्योरिटी मिलती है। करेक्ट, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस पे और बहुत सारे सवाल हैं, एक सवाल मेरा पर्सनल भी है। विवेक, इक्विटी, SIP, FD वगैरह वगैरह ये सब एक्चुअली होता क्या है और किस चीज में निवेश करने से सबसे सेफ माना जाता है? देखिए, सबसे सेफ माना जाता था फिक्स डिपॉजिट, लेकिन फिक्स डिपॉजिट को जो रेट है वो इन्फ्लेशन के रेट के इक्विवेलेंट ही चल रहा है आजकल। जी, तो जो कि बहुत नॉमिनल रिटर्न है जी। तो आपका पैसा सिर्फ सिक्योर है, आपने ब्रोकर में ना रख के आपने उसको बैंक में रखा, सिक्योर है वो, लेकिन उस पैसे में ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ के लिए आपके पास SIP के ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन है और स्टॉक मार्केट के ऑप्शन है। और SIP के थ्रू आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो मैक्सिमम पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो ग्रूमिंग मार्केट है इंडिया में आज 125 करोड़ लोग हैं, उसमें सिर्फ 1% लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, तो अभी भी मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वाह। एक और सवाल है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जी हाँ, अब कहते हैं कि शॉर्ट टर्म एक किस्म का जुआ है और लॉन्ग टर्म सिक्योर है ब्लू चिप खरीदने से, क्या ये सच है? देखिए, लॉन्ग टर्म उसके लिए सिक्योर है जिसको
जो फ्रिक्वेंट इतना टाइम नहीं दे पाएगा। शॉर्ट टर्म जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है चीज़ों को, या आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हायर करना पड़ता है। दो ऑप्शन आपके पास में। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्ट किया किसी अच्छी कंपनी में और छोड़ दिया उसको, 10 साल 12 साल बाद आपको उस पर जो प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है वो भी मिल रहा है, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, उसके ऊपर बोनस शेयर मिल रहे हैं, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में फायदा होता है कि आप उस पैसे को रोटेट कर पाते हो। आज आपने 100 रुपए इक्विटी में लगाए, फिर आपने कल दूसरी इक्विटी में लगाए, तो आपने उस पैसे को 4 बार रोटेट कर लिया। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उस चोट ने आपको इनफैक्ट और पैशनेट कर दिया है। अगर डॉक्टरों ने कहा कि आप मानसिक तौर पे कमजोर हो गए थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने गलती कर दी थी। एक बार जोरदार तालियां विवेक त्यागी साहब के लिए। दोस्तों, इनसे पहले कि इनके घर वालों के बारे में कुछ पूछा जाए, आइए देखते हैं ये लोग क्या कहना चाहते हैं। विवेक तो बड़े सज्जन लड़के रहे बचपन में भी। कितने भी बड़े काम पे जाता है तो पहले मेरे से पूछता है कि मम्मी मैं इस काम को कर लूं। कोई ऑफिस नया खोलने जाता है कि मम्मी मेरे को मुहूर्त देख के बताओ आज इस काम को कर लूं। मैं बताती हूँ, टाइम बताती हूँ, घड़ी बताती हूँ, पूजन करने में हम जाते हैं तभी उस काम को करता है। हमेशा ये बोलता था कि पढ़ो कम सीखो ज़्यादा, रीड लेस लर्न मोर। तो हमेशा आज भी मेरे बच्चों को यही बोलता है। बहुत अच्छा वो सपोर्ट करता है हर चीज़ के अंदर। अगर मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं हमेशा उससे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। विवेक, आपने कहा कि आपके माता पिता को आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कोई उम्मीदें नहीं थी। आज जब आपकी माताजी, आपके पिताजी आपको इस तरह देते हैं और इतने सक्सेसफुल हैं आप, कैसा लगता है उन्हें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज आप या मैं जो कुछ भी हैं उसमें 90% कंट्रीब्यूशन हमारी फैमिली का है या हमारे पेरेंट्स का है। 10% कंट्रीब्यूशन हमारी एजुकेशन का हो सकता है, हमारे टीचर का हो सकता है, हमारे कलीग्स का, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का हो सकता है। लेकिन 90% हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारी फैमिली की वजह से। माता पिता अभी भी रतलाम में? वो अभी मेरे साथ में इंदौर में आपके साथ में इंदौर में रहते हैं? वो भी इंदौर में रहते हैं। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका। अल्टीमेटली वो अपनी जगह सही थे, वो मुझे पैम्पर कर रहे थे, मुझे एक्स्ट्रा केयर दे रहे थे, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन उनको डॉक्टर से मिली थी। तो आपकी ये जो मानसिक स्थिति थी वो चेंज कैसे हुई? मतलब डिड योर माइंड चेंज आफ्टर दैट एक्सीडेंट? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। मुझे चोट लगी थी, मुझे प्रेशराइज करते हुए दिक्कत होती। उसका ट्रीटमेंट चला 10-12 साल तक। 10-12 साल? लेकिन अगर मुझे कोई उस समय अच्छा पढ़ सकता था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, वो मुझे प्रेशराइज भी नहीं किया गया। अच्छा। तो मैंने भी उस तरह फोकस नहीं किया। मैंने उसका अनड्यू एडवांटेज लिया। अनड्यू एडवांटेज मत लिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच विवेक फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो भी लोग देख रहे हैं आज बहुत ही इंस्पायर्ड है आपकी कहानी सुनकर। दोस्तों, ये थे विवेक त्यागी। आपने देखा कैसे अपनी हिम्मत और काबिलियत से अपना एक अलग मुकाम इन्होंने बनाया। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।